गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं फाइटोक्रोम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है लाइट को एब्सॉर्ब करना। ये जो पिगमेंट होता है ये दो कलर में प्लांट के पास होगा, या तो सायन ग्रीन कलर में होता है या फिर ये कौन से कलर में होगा, सायन ब्लू कलर में ये प्लांट के पास प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे फाइटोक्रोम की बात करें तो एक पिगमेंट है जो कि प्लांट के बॉडी में या फिर प्लांट में बहुत सारे फंक्शंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें से एक फंक्शन होता है कि प्लांट में जो शूट होती है, शूट में जो अर्ली स्टेजेस होती है, जब सीड जर्मिनेट होता है और जब शूट निकलती है तब हम उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक सीड है जो कि क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है। तो जब वो जर्मिनेट हो ही रहा होता है तब उसमें से जो पार्ट निकलता है, जिसको फ्यूचर में हम शूट बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोकोटाइल बोला जाता है। तो ये फाइटोक्रोम्स क्या करते हैं, फाइटोक्रोम्स जो है हाइपोकोटाइल की बहुत ज्यादा इलोंगेशन या फिर बहुत ज्यादा ग्रोथ को ब्लॉक करते हैं। फाइटोक्रोम करते हैं बहुत सारे फंक्शंस है, जिनमें से एक फंक्शन मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ग्रोथ की बात करें, नॉर्मल ग्रोथ यानी कि यहाँ पे लाइट है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे लाइट प्रेजेंट है, फाइटोक्रोम भी जो है नॉर्मल है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस तरीके से यहाँ पे सीड प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा ये हाइपोकोटाइल, नॉर्मल हाइपोकोटाइल है जिसकी लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल जो है लीव्स बन जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लीफ होती है, यहाँ पर इस तरीके से लीफ बन जाएगी। लेकिन अब मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, डार्क कंडीशन है। अगर डार्क कंडीशन है तो फाइटोक्रोम क्या ही एब्सॉर्ब करेगा, फाइटोक्रोम कुछ एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो सीड है उसका हाइपोकोटाइल बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपोकोटाइल कैसा, इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फाइटोक्रोम जो है वो एक्टिव ही नहीं हुआ। फाइटोक्रोम बोल रहा है मैं कैसे काम करूं, यहाँ पे लाइट ही प्रेजेंट है तो मैं क्या करूं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इनका जो लीफ होगा वो भी देखो इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, ये जो हुक है ये बन चुका है एपिकल हुक। जो नॉर्मल जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है वो उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो लीव्स है वो भी कैसे होगी, पेल कलर की होगी। ये पेल किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर किसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं इटियोलेटेड ग्रोथ, जिसमें क्या नहीं हो पाया, जिसमें यहाँ पर इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल है, उसी के साथ क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पा रहा है और एपिकल हुक है। अगर हम इसको फिर से लाइट प्रोवाइड कर दे तो फिर से नॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी, यानी कि जो इलोंगेशन है वो क्या हो जाएगी, इलोंगेशन यहाँ पे फिर से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस भी शुरू हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट भी बनने लगेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एपिकल हुक है उसकी भी क्या होने लग जाएगी, स्ट्रेटनिंग होने लग जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस आती है। क्यों हुआ ये सब, क्योंकि फाइटोक्रोम लाइट अब एब्सॉर्ब कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फाइटोक्रोम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें, फाइटोक्रोम कैसे एब्सॉर्बिंग पिगमेंट होते हैं। एब्सॉर्बिंग पिगमेंट यानी कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एब्सॉर्ब करना लाइट को। तो ये जो है दो तरीके के लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, एक तो फार रेड को एब्सॉर्ब करते हैं और एक रेड लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। जो रेड लाइट होती है वो हमारे स्पेक्ट्रम में 620 से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज पे प्रेजेंट होती है। वही जो फार रेड होती है वो 710 से लेकर 850 नैनोमीटर तक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन होता है, फार रेड रीजन प्रेजेंट होता है, इस तरीके से रेड रीजन प्रेजेंट होता है। दोनों को ही एब्सॉर्ब करने का काम फाइटोक्रोम्स का होता है। फाइटोक्रोम जो है बहुत माइनर लेवल पे ब्लू लाइट को भी एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन वो बहुत कम माइनर लेवल पे इसको एब्सॉर्ब करता है। अगर हम फाइटोक्रोम की बात देखें तो फाइटोक्रोम जो है उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स में फाइटोक्रोम रह सकता है। एक तो फाइटोक्रोम रह सकता है पीआर फॉर्म में, और उसी के साथ साथ फाइटोक्रोम जो है वो पीएफआर फॉर्म में रह सकता है। दो फॉर्म में यहाँ पे रह सकता है, और ये जो दोनों ही फॉर्म होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो ये दोनों ही फॉर्म कैसे होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है।
किस तरीके से इंटर कन्वर्टेबल होती है, कौन सी किसको एब्सॉर्ब करती है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि समझिए मैंने कहा यहाँ पर PR है, PR नाम से ही पता चल रहा है किस चीज को एब्सॉर्ब करेगी, ये एब्सॉर्ब करती है रेड लाइट को। अगर ये रेड लाइट को एब्सॉर्ब करती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं जो PFR है वो अगर एब्सॉर्ब करेगा फार रेड लाइट को, फार रेड लाइट को अगर ये एब्सॉर्ब करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लाइट में, PR फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें जो ये PR फॉर्म होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है सियान ब्लू कलर, यहाँ पे इसका होता है। वहीं अगर हम देखें ये वाला जो है ये एक्टिव फॉर्म है और इसका कलर कौन सा होता है, सायन ग्रीन कलर इसका प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या हो सकती है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है फोटो रिवर्सिबिलिटी। फोटो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि जो फाइटोक्रोम के दो फॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लाइट प्रेजेंट है और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने कहा कि ये कौन सा PFR जो है वो कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूमरस रिस्पॉन्सेस लेकर आता है। न्यूमरस रिस्पॉन्सेस अभी हमने देखे थे क्या क्या रिस्पॉन्सेस लेकर आता है। फाइटोक्रोम जो है वो प्लांट को ज्यादा लॉन्ग नहीं होने देता, हाइपोकोटाइल को ज्यादा इलोंगेटेड नहीं होने देता, क्लोरोप्लास्ट बनाता है, यही सारी चीजें यहाँ पे होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है कि जो PFR है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PR में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, स्पॉन्टेनियसली होता है, डार्क रिवर्जन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डार्क रिवर्जन। ये जो प्रोसेस है ये कैसा होगा, ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस होता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, समझिए अगर डार्क कंडीशन प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे डार्क है तो कौन सा प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे PR प्रेजेंट होता है। PR की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो होगी इटियोलेटेड, यानी कि प्लांट कौन सी कंडीशन है, इटियोलेटेड फॉर्म में। वहीं अगर यहाँ पे लाइट कंडीशन प्रेजेंट होगी तब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, PFR प्रेजेंट होगा, जो कि डी इटियोलेटेड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो अभी हमने देखा है उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर PR को रेड लाइट मिल रही है तो वो सारा का सारा PFR में कन्वर्ट हो रहा है, और PFR को अगर फार रेड लाइट मिल रही है तो वो सारा का सारा PR में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। एक्चुअल में यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं फोटो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम। एक चीज आती है जिसको क्या बोला जाता है, फोटो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम बोला जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर यहाँ पे PR प्रेजेंट है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे रेड लाइट इसको मिली तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और ये कितना है, 0% हो जाएगा। ऑब्वियसली वी विल एक्सपेक्ट दैट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इसमें इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ पर जो PR है वो कितना प्रेजेंट होता है, 12% प्रेजेंट होता है, और 88% यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, PFR प्रेजेंट होता है। अब ऐसा कैसे हुआ, पूरा का पूरा PR PFR में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ? एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, पूरा का पूरा PR PFR में कन्वर्ट होता है, लेकिन तुरंत PFR, थोड़ा सा PFR PR में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, फिर से समझो। यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि फाइटोक्रोम इज नेवर कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म। सिर्फ एक फॉर्म में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि या तो PR में या फिर PFR में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, दोनों जो एब्सॉर्प्शन करते हैं वो थोड़ा सा ओवरलैप होता है। दोनों का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो PR जो है वो रेड लाइट तो एब्सॉर्ब करता ही करता है, उसके साथ साथ थोड़ी सी वो फार रेड भी एब्सॉर्ब कर सकता है। सिमिलरली PFR जो है फार रेड एब्सॉर्ब करता है, लेकिन थोड़ी सी वो कौन सी एब्सॉर्ब कर सकता है, वो रेड लाइट भी एब्सॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो PR है इसने क्या किया, इसने एब्सॉर्ब किया, किसको एब्सॉर्ब किया, रेड लाइट को इसने एब्सॉर्ब किया, और रेड लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद ये बेशक किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है PFR में। बिल्कुल सही बात है यहां तक। लेकिन इसी दौरान क्या होगा, PFR भी यहाँ पे क्या करेगा, ऑल्सो एब्सॉर्ब्स, ये भी क्या कर लेगा, ऑल्सो एब्सॉर्ब सम रेड लाइट and it will get converted once again into PR।
बहुत ज्यादा पीएफआर कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा पीएफआर कन्वर्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 12% कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसी ही कंडीशन वाइस वर्सा भी चलेगी, जब समझे यहाँ पे पीएफआर प्रेजेंट है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पीआर में, यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे कौन सी लाइट प्रेजेंट है, फार रेड लाइट प्रेजेंट है, तो भी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 0% हो जाए और ये क्या हो जाए, ये 100% हो जाए। लेकिन सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा कि ये 2% बना रहेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 98% हो जाएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ले यहाँ पर पीएफआर ने एब्सॉर्ब किया, कौन सी लाइट एब्सॉर्ब की, फार रेड लाइट एब्सॉर्ब की और किस में कन्वर्ट हो गया, पीआर में। लेकिन सिमिलरली उसी टाइम पीआर ने भी कुछ अमाउंट में फार रेड लाइट को एब्सॉर्ब किया है। रीजन क्या है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ओवरलैप होना, जिसकी वजह से आपको ये वाली कंडीशन मिलती है और आपको पूरा 100% नहीं मिलता। इसी कंडीशन को बोलते हैं फोटो स्टेशनरी फाइटोक्रोम या फिर फोटो स्टेशनरी कंडीशन। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम देखें, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फाइटोक्रोम का, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जो फाइटोक्रोम होते हैं वो कितने किलो डेल्टन का होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 125 किलो डेल्टन का होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और डाइमर के फॉर्म में टोटल कितना होता है, 250 किलो डेल्टन। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ईच सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 125 किलो डेल्टन की बनी होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जो ये फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक इसका पार्ट होता है प्रोटीन वाला पार्ट, पॉलीपेप्टाइड वाला पार्ट, और एक इसका पार्ट होता है लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला पार्ट। तो एक क्या है, लाइट एब्सॉर्बिंग कंपोनेंट, जिसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो क्या करे, वो लाइट को एब्सॉर्ब करे। इस वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रोमोफोर। वहीं जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, ये होता है पॉलीपेप्टाइड का पार्ट, यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट है, एक सब यूनिट में प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे डाइमर बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ क्रोमोफोर, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्रोमोफोर आएगा, वो क्रोमोफोर किसके साथ अटैच हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड के साथ अटैच हो जाएगा, और ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक्टिव फाइटोक्रोम को बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक्टिव फाइटोक्रोम की सिंथेसिस हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे एक्टिव फाइटोक्रोम बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में देखें कि क्रोमोफोर कैसा होता है, ये पॉलीपेप्टाइड कैसा होता है, तो हम इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्रोमोफोर की बात करें तो वो फाइटोक्रोमोबिलिन होता है। यहाँ पर जो पिगमेंट है वो क्या होता है, फाइटोक्रोमोबिलिन, ये होता है स्ट्रक्चर फाइटोक्रोमोबिलिन। फाइटोक्रोमोबिलिन जो है वो किसका बना होता है, वो बना होता है लीनियर टेट्रापाइरोल का। लीनियर टेट्रापाइरोल का ये स्ट्रक्चर बना होता है और कौन सा पार्ट है, ये क्रोमोफोर वाला पार्ट की अभी हम बात करें। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में और देखें तो ये जो है प्रोटीन के साथ अटैच होता है वाया कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, इस तरीके से समझिए स्ट्रक्चर है, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल, पॉलीपेप्टाइड का सी टर्मिनल, पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल, पॉलीपेप्टाइड का सी टर्मिनल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्रोमोफोर आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से क्रोमोफोर आएगा। ये इस प्रोटीन के साथ अटैच होगा एक अमाइनो एसिड के साथ, जिसका नाम है सिस्टीन अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, सिस्टीन। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो होता है थायोईथर बॉन्ड, जो कि एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके थ्रू यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम फाइटोक्रोमोबिलिन के बारे में थोड़ा सा और देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है मेमेलियन बाइल पिगमेंट से। आप लोगों ने शायद बिलीरुबिन का नाम सुना होगा। तो ये किस तरीके का होता है, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है बिलीरुबिन के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है बाइल में, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पे इसके आगे और देखें तो ये जो फाइकोक्रोमोबिलिन है, इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है, यानी कि प्लांट में तो होती है इसकी सिंथेसिस, लेकिन इसकी सिंथेसिस प्लास्टिड में होती है। किसके सिंथेसिस में बोल रही हूँ, क्रोमोफोर की सिंथेसिस प्लास्टिड में होती है। उसके बाद ये जो क्रोमोफोर है वो प्लास्टिड से कहाँ पे मूव करता है, साइटोसॉल में मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, चीजों का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना।
एक बार जब वो साइटोसोल में आ जाएगा तब जाके ये जो क्रोमोफोर है किसके साथ अटैच होता है, ये प्रोटीन के साथ अटैच होगा। तो साइटोसोल में क्या होगा, साइटोसोल में यहाँ पे क्रोमोफोर विल गेट अटैच टू द प्रोटीन। इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये वाली जो चीज है ये स्पॉन्टेनियसली ऑटो कैटालिटिक होती है, ऑटो कैटालिटिक स्पॉन्टेनियस यहाँ पर ये चीज होगी। इस तरीके से साइटोसोल में इसकी सिंथेसिस होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, ये जो है हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ी सी और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। एन टर्मिनल के जस्ट बाद यहाँ पर एक डोमेन आती है जिसका नाम होता है PAS डोमेन। PAS डोमेन के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक और डोमेन जिसका नाम होता है GAF डोमेन, GAF डोमेन। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होती है PHY डोमेन। इस तरीके से ये तीनों की तीनों डोमेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एन टर्मिनल पे। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आता है हिंज रीजन। इस तरीके से हिंज रीजन होता है जो कि किसके साथ ज्वाइन करेगा, एन टर्मिनल को सी टर्मिनल के साथ ज्वाइन होगा करेगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर एक डोमेन आती है दैट इज PRD। फिर से यहाँ पर एक डोमेन आएगी जिसका नाम होगा PRD। और फिर यहाँ पर एक डोमेन होती है दैट इज HKRD डोमेन। ये पूरा हिस्सा कौन सा है, सी टर्मिनल का हिस्सा होता है। अगर हम PRD की फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, PAS रिलेटेड डोमेन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, PAS रिलेटेड डोमेन। PAS स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कहां पे प्रेजेंट है, एन टर्मिनल की तरफ प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम HKRD के देखें तो वो क्या होता है, हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन। H के नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन। इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रिलेटेड डोमेन। तो अब यहाँ पर ये एक सब यूनिट है, ऐसी सेम इसकी एक और सब यूनिट होगी। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं, सेम यहाँ पे सब यूनिट होगी। ये वाला पार्ट कौन सा है, एन टर्मिनल वाला पार्ट है पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे GAF आएगा, यहाँ पे PHY आएगा। इसके बाद यहाँ पर हिंज रीजन आ जाएगा जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर सेम आ जाएगा PRD। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा PRD। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा HKRD। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैंने आपको कहा था जो क्रोमोफोर है वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से सिस्टीन अमाइनो एसिड के थ्रू ये अटैच होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारा, फाइटोक्रोमोबिलिन। इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी थ्रू सिस्टीन अमाइनो एसिड फाइटोक्रोमोबिलिन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि ये जो एन टर्मिनल का हिस्सा होता है, ये एक्चुअली होता है जो लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, फोटोसेंसरी रीजन। फोटोसेंसरी रीजन क्योंकि इसका काम होता है लाइट को सेंस करना। वहीं जो सी टर्मिनल पार्ट है वो कौन सा होता है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर, क्योंकि इसका काम होता है रिस्पॉन्स करवाना। जो भी इसको मैसेज मिला है उसको रेगुलेट करेगा, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो फाइटोक्रोम का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम बात करते हैं जीन्स ऑफ फाइटोक्रोम के बारे में। तो फाइटोक्रोम के जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, टोटल 5 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, 5A, B, C, D, E। तो इनको यहाँ पे बोला जाता है 5 जीन फैमिली, जिसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, टोटल 5 प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस तरीके से बोल देते हैं 5A। फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है 5B, then 5C, 5D and 5E। अगर इसमें से हम देखें जो 5A होता है वो यहाँ पर लाइट अनस्टेबल होगा। ये यहाँ पे कैसा होता है, लाइट अनस्टेबल होता है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। वहीं यहाँ पर ये जितने भी होते हैं B से लेकर E तक, ये कैसे होते हैं, लाइट स्टेबल होते हैं, ये होंगे लाइट स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पर जो 5A है उसको किस में रखा जाता है, इसको रखा जाता है टाइप 1 में, क्योंकि ये डिफरेंट है। और इन सबको किस में रखा जाएगा, टाइप 2 में रखा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे लाइट स्टेबल होते हैं। अगर हम इसके अलावा ये बात करें, ये जो 5A है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये डार्क में आपको प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि ये लाइट अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली आपको कहाँ मिलेगा, डार्क में मिलेगा। वहीं ये वाला जो है ये दोनों आपको दोनों जगह पे मिलेंगे, फाउंड इन लाइट एज वेल एज आपको ये कहाँ पे मिलते हैं, डार्क में मिलते हैं। हाँ, लेकिन मेजर जो है ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, मेजर जो है ये आपको लाइट में मिलेंगे, माइनर जो है ये आपको किधर मिलेंगे, डार्क में मिलेंगे। अगर हम इसके बाद आगे बढ़े, इनके बारे में और देखें,
तो अगर हम फाई ए के बारे में देखें, अब ये सारे प्रेजेंट कहाँ है, साइटोसॉल में प्रेजेंट है। साइटोसॉल से इनको कहाँ मूव करना पड़ता है, साइटोसॉल से इनको न्यूक्लियस में मूव करना पड़ता है रिस्पॉन्स के लिए। आपको पता होगा अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में मूव कर रहा है तो उसके पास न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि इनको बताता है कि हाँ इनको न्यूक्लियस में जाना है। तो फाई 1 के पास न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सिग्नल नहीं होता है। एनएलएस मतलब क्या है, न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सिग्नल नहीं होता है। तो इसको इसके लिए किसके साथ बाइंड करना पड़ता है, इसको बाइंड करना पड़ता है अदर प्रोटीन के साथ, सो दैट ये कहाँ पे जा सके, न्यूक्लियस में जा सके। और ये जो अदर प्रोटीन होते हैं ये कौन होते हैं, FHY1, जो कि इसको क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस तक लेकर जाएगा। वहीं फाई बी के पास अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास एनएलएस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर लोकेलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट होता है, तो ये आराम से मूव कर सकता है न्यूक्लियस की तरफ। जैसा कि मैंने कहा जो यहाँ पर फाई ए है वो कैसा है, वो यहाँ पर लाइट अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैं इसको बोल सकती हूँ कि एटियोलेटेड प्लांट्स में ये जो है ज्यादातर प्रेजेंट होता है। एटियोलेटेड प्लांट्स यानी कि वही बात जो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले कही थी कि डार्क कंडीशंस में आपको ज्यादा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो फाई ए का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। कब इसका अमाउंट डिक्रीज होने लगता है, जब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, जब यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगी, क्योंकि लाइट अनस्टेबल है। इस कंडीशन में इसका डिक्रीज कैसा होगा, या तो फिर इसके एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा, या तो क्या कर दिया जाता है इसके एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाएगा, या फिर इसका जो प्रोटीन है उसका प्रोटियोलाइसिस कर दिया जाएगा कि प्रोटीन को ही आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। या फिर तीसरा तरीका है कि आपने इसका ट्रांसक्रिप्शन इनिबिशन कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिबिशन होने का मतलब होता है कि इसका क्या नहीं होने दिया, इसका आपने एमआरएनए ही नहीं बनने दिया। तो इन सब तरीके से फाई ए जो है, फाई ए किस तरीके का होता है, यहाँ पर लाइट अनस्टेबल होता है। वही जो फाई बी सी डी ई ये सारे के सारे लाइट स्टेबल होते हैं, और इन सब में से जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है वो होता है फाई बी, जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। फाई बी इज द मोस्ट अबंडेंट वन, जो कि दोनों तरफ मिलता है, लाइट में भी मिलता है और डार्क ग्रोथ सीड्स में भी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, डार्क एंड लाइट ग्रोन सीड्स में मिलता है, दोनों ही जगह पे फाई बी जो है वो मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें किस तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, तो समझे यहाँ पर इस तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फाई बी सी डी ई प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें इनका क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीन है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एमआरएनए मिल जाएगा। एक बार जब ये एमआरएनए मिल जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिससे यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन जाएगा, पीआर फॉर्म बन जाएगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। एक बार इस इनएक्टिव फॉर्म को अगर यहाँ पे रेड लाइट मिल गई है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएफआर में। दैट इज कौन सा फॉर्म होता है, ये वाला जो फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म होता है। अब ये क्या क्रिएट करेगा, ये यहाँ पे न्यूमरस रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। न्यूमरस रिस्पॉन्स मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कौन कौन से थे। वहीं अगर इसको फिर से क्या मिल गया, इसको फिर से फार रेड मिल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीआर कंडीशन में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पार्ट होता है। ये हमारे आज के फाइटोक्रोम का पार्ट 1 है गाइस। अगले पार्ट जल्द ही यूट्यूब वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।